हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं 20वां टेस्ट सीरीज लाया हूँ ज्योग्राफी के, जिसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कह रहा है, मलेशिया का किंटा घाटी किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, मलेशिया का जो किंटा घाटी है वह किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है बॉक्साइट के लिए, ऑप्शन बी पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन सी टीन के लिए और ऑप्शन डी तांबा के लिए। तो दोस्तों, जो मलेशिया का जो किंटा घाटी है वह टीन उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी टीन। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी में जलवायु भूआकृतिक विज्ञान के पक्ष में जोरदार वकालत की है। ठीक दोस्तों, किसने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी में जलवायु भूआकृतिक विज्ञान के पक्ष में जोरदार वकालत की है। ऑप्शन ए है ट्राइकार्ड एवं कैलेक्स ने, ऑप्शन बी है वार्सेस्टर एवं मार्गन ने, ऑप्शन सी है डेविस एवं पावेल ने और ऑप्शन डी है थानवरी एवं उलरीज ने। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ट्राइकार्ड एवं कैलेक्स ने। ट्राइकार्ड एवं कैलेक्स ने अपनी पुस्तक मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी में मुख्य जो जलवायु भूआकृतिक हैं, जो आकृतियां हैं, उनके पक्ष में अपनी मुख्य रूप से बात की है कि किस प्रकार ये उत्पन्न होते रहते हैं और इसमें जलवायु की क्या भूमिका होती है। ठीक दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा तीसरा प्रश्न के निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक और मरुस्थल है, एक और देश है। ठीक दोस्तों, मरुस्थल और देश। ऑप्शन ए है आटाकामा, जो मरुस्थल है कहाँ स्थित है, चिली में। सही है, चिली सही ऑप्शन है, सही है मिलान। गोबी मंगोलिया में, सही है। सेंडी ईरान, दोस्तों सेंडी ईरान में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की एक मरुस्थल है। और डी है सोनारा सोनोरा मैक्सिको। तो दोस्तों ये सही है, मैक्सिको में है। जबकि सी आपका गलत तरीके से, सैंडी सैंडी मरुस्थल आपका ईरान में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक दोस्तों, नंबर 4 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कितने प्रतिशत ज्वालामुखी विनाशी प्लेट के किनारे पाए जाते हैं। विश्व के जो मुख्य रूप से ज्वालामुखी है वह विनाशी प्लेट के कितने किनारे कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन डी है 80% और ऑप्शन डी है 85%। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 80%। ठीक दोस्तों, 80% जो है मुख्य रूप से ज्वालामुखी मुख्य रूप से आपका विनाशी प्लेट के किनारे देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं। दोस्तों ये भी सुमेलित नहीं है, ये कोई ज्वालामुखी दिया, ये कोई देश। तो देख लेते हैं। माउंट ताल दोस्तों फिलीपींस में, ये सही सुमेलित है। सस्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी सही सुमेलित है। पिनाटोबो इंडोनेशिया, दोस्तों पिनाटोबो इंडोनेशिया नहीं है, फिलीपींस में है। जबकि अरारात आर्मेनिया, ये सही सुमेलित है। सी आपका सुमेलित नहीं है, पिनाटोबो, ये आपका इंडोनेशिया में नहीं, फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न कह रहा है, भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक दोस्तों, जो भारतीय वन्य जीव है
उसकी स्थापना, परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी है 1980 में, ऑप्शन सी है 1986 में और ऑप्शन डी है आपका 1990 में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका 1952 में, 1952 में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उत्तरी अटलांटिक की उत्तरी विषुवतीय धारा एवं दक्षिणी अटलांटिक अटलांटिक की दक्षिणी विषुवतीय धारा उत्पत्ति का क्या कारण है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन बी है पछुआ हवाएं, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन डी है कोरियालिस बल। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर में उत्तरी और विषुवतीय जो दक्षिणी विषुवतीय धारा है उसका मुख्य कारण है कोरियालिस बल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी कोरियालिस बल के कारण इन धाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है निम्न से कौन सा एक ध्रुवीय क्षेत्रों की महासागरीय जल में पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्रों के महासागरीय जल में पाई जाती है। ऑप्शन ए हेक्लोक्लाइन, ऑप्शन बी थर्मोक्लाइन, ऑप्शन सी है पाइकोनोक्लाइन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों जो ध्रुवीय क्षेत्र के जो महासागरीय जल है उसमें सिर्फ हेकोक्लाइन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है हेलोक्लाइन। ठीक है दोस्तों, हेलोक्लाइन सिर्फ पाई जाती है, जबकि थर्मोक्लाइन पाइकोनोक्लाइन ये नहीं पाई जाती, जबकि थर्मोक्लाइन ही सिर्फ पाई जाती है, जबकि थर्मो और पाइकोक्लाइन ये दोनों अदृश्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, नौवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नौवां प्रश्न कह रहा है भूमध्यसागरीय झाड़ियों के सदृश झाड़ियों को चिली में किस नाम से जाना जाता है? जो भूमध्यसागरीय झाड़ियां हैं उस तरह के झाड़ियों को चिली में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मार्क्विस, ऑप्शन बी है जयपरल, ऑप्शन डी ऑप्शन सी है फिनबस और ऑप्शन डी है मेक्टोरल। तो दोस्तों चिली में भूमध्यसागरीय झाड़ियां जो पाई जाती हैं सदृश जो उसको मेक्टोरल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी मेक्टोरल। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न दोस्तों अगर आप हमारे YouTube RK जियो वर्ल्ड 0.2 से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मेरा एक ऐसा चैनल है जो बेहतरीन प्रश्नों को कलेक्ट करता है। आप बहुत सारे चैनल हो सकते देखते होंगे तैयारी करने के लिए, चाहे वो नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो। दोस्तों इतने अच्छे बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन नहीं आप देखे होंगे जितना मैं अच्छे प्रश्नों को कलेक्ट करके लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम मेहनत करते हैं दोस्तों और हम अच्छे प्रश्नों को लाते हैं। और जितने भी ये प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों ये किसी एक बुक से नहीं है, ये लगभग में 60-70 बुकों का मुख्य रूप से आपका कलेक्शन है। ठीक है दोस्तों, 60-70 बुकों का एक कलेक्शन है। किसी एक बुक हर ब्रांच का मेरे पास लगभग 4-5 है। मेरे पास तो थॉट का 9 बुक है। ठीक है दोस्तों, थॉट का 9 बुक है, इसमें हम विभिन्न प्रश्नों को कलेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह जियोमॉर्फोलॉजी के 3-4 बुक हैं, भारत का भूगोल का 3-4 बुक, इसी तरह से क्लाइमेटोलॉजी का 3-4 बुक, मतलब हर क्षेत्र का लगभग सबसे अधिक मेरे पास जियोग्राफिकल थॉट की बुक है जो 9 है। ठीक है दोस्तों, अच्छे अच्छे राइटरों का, ऐसा नहीं कि मैं किसी इधर-उधर प्रकाशन से उठा के किसी गाइड से मैं छाप दूँ क्वेश्चन को आपके सामने, नहीं। मैं अच्छे बुकों से लाता हूँ जिससे मुख्य रूप से जो आप हमारे क्वेश्चन को अगर पढ़ के कहीं ज्ञान देने जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर वही मिलेगा, ना कि दूसरा मिलेगा। मगर आप किसी प्रकाशन से पढ़ के जाते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी आंसर गलत दिया होता है, जो आप उसी को पढ़ के डायरेक्ट देते हैं और आप गलत कर जाते हैं। और विभिन्न परीक्षाओं में आप 1 प्रश्न से 2 प्रश्न से 3 प्रश्न से आप मुख्य रूप से जो पेपर है वो सही से नहीं कर पाते हैं, आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं 2-3 प्रश्नों से। तो दोस्तों इसीलिए अब अच्छे बुकों को पढ़िए और जितने भी हमारा यहाँ पे प्रश्न हैं वो अच्छे बुकों से कलेक्ट किए गए हैं।
ठीक दोस्तों, अच्छे बुकों से, जितने भी अच्छे राइटर हैं उतने अच्छे बुकों को हमने कलेक्ट किया है, ठीक, और उसी में से हम प्रश्नों को कलेक्ट करके आपके सामने लाते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से यह किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि प्रादेशिक चरम जलवायु वनस्पति का सर्वप्रमुख नियंत्रक कारक होती है। ठीक दोस्तों, जो प्रादेशिक चरम जलवायु है वनस्पति का सर्वप्रमुख नियंत्रक कारक होती है। ऑप्शन ए कोपेन, ऑप्शन बी थानथ्वेट, ऑप्शन सी क्लीमेंट और ऑप्शन डी केंडोल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी क्लीमेंट। हो सकता है लग रहा है आपको कोपेन, कोपेन ने भी इसी तरह दिया था मगर उसमें प्रादेशिक जलवायु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, जबकि इसमें प्रादेशिक जलवायु चरम जलवायु शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह क्लीमेंट, ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न कह रहा है, किसने 1936 में सीमाओं के वर्गीकरण में द्विस्तरीय विभाजन की सलाह दी थी। ठीक दोस्तों, किसने 1936 में सीमाओं के वर्गीकरण में द्विस्तरीय विभाजन की सलाह दी थी। ऑप्शन ए है रेटजेल, ऑप्शन बी है हार्टसोन, ऑप्शन सी है हाउसहोफर और ऑप्शन डी है कोहेन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हार्टसोन ने 1936 में सीमाओं के वर्गीकरण के लिए द्विस्तरीय विभाजन की सलाह दी थी। ठीक दोस्तों, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि मैं हर क्षेत्र से क्वेश्चन ला रहा हूँ, ये किसी एक क्षेत्र से नहीं है। हमारे इस टेस्ट सीरीज में 20 प्रश्न हैं, सभी क्षेत्रों को हमने समाहित किया हुआ है लगभग में। 12वां प्रश्न कह रहा है, अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो अधिकतम सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण उत्पन्न करती है, यह कथन है। ऑप्शन ए डाल्टन का, ऑप्शन बी कार्ल सैंडर्स का, ऑप्शन सी वोल्डिंग का और ऑप्शन डी पीटरसन का। तो दोस्तों ये जो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कार्ल सैंडर्स का। कार्ल सैंडर्स ने कहा था कि जो अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो अधिकतम सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण उत्पन्न करती है। ठीक दोस्तों, 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न दोस्तों बुक से है, क्योंकि चाहे वो यूजी नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, उन सभी में इस तरह के मिलान करने वाले मुख्य रूप से बुकों का दिया रहता है कि उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उसी तरह से उसी मुख्य रूप से पैटर्न के आधार पर हमने कुछ बुक तथा विद्वानों को लिया है। ठीक है, ऑप्शन ए है ज्योग्राफी ऑफ पीस, इस वाइक में सही सुमेलित है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी डिकिंसन, ये भी सही सुमेलित है। द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट हैकेल, दोस्तों यही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक दोस्तों, द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट हैकेल का नहीं है, ये गाउडी का है। ठीक दोस्तों, गाउडी का। और डी है द अर्थ साइंस, दोस्तों ये सही है, एएन स्टालर का ही है बुक। द अर्थ साइंस एएन स्टालर का ही है। ठीक दोस्तों, तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी है। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न, लघु प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो लघु प्लेट है, जो छोटी प्लेटें हैं, उसमें से सबसे बड़ी कौन सी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है कैरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ऑप्शन बी है कैरेबियन प्लेट, ऑप्शन सी है कोकोज प्लेट और ऑप्शन डी है नजक्का प्लेट। तो दोस्तों छोटी प्लेटों में जो सबसे बड़ी प्लेट है वो है नजक्का प्लेट, ऑप्शन डी नजक्का प्लेट जो सबसे बड़ी प्लेट है छोटी प्लेटों में, और ये है मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास स्थित है और यह एक महासागरीय प्लेट है। ठीक है दोस्तों, और इसी के टकराने से अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और नजक्का प्लेट के टकराने से ही रॉकीज पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक दोस्तों, 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग द्वारा किया जा रहा है पीजीटी में। कह रहा है कि हेली नामक धूमकेतु प्रत्येक कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। जो हेली नामक धूमकेतु है वह कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। 72, ऑप्शन है 72 वर्षों बाद, ऑप्शन बी है 74 वर्षों बाद, ऑप्शन सी है 76 वर्षों बाद और ऑप्शन डी है 78 वर्षों बाद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका
ऑप्शन सी, 76 वर्षों बाद मुख्य रूप से जो हेली नामक धूमकेतु है वह दिखाई देता है। 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा है पल्सर क्या है। दोस्तों पल्सर गाड़ी मत समझ लेना, ठीक है, बाइक नहीं है, ठीक है। पल्सर क्या है? एक ग्रह है, एक तारा है, एक घाटी है और एक पहाड़ी है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए है ग्रह, एक ग्रह है, ऑप्शन बी एक तारा है, एक ऑप्शन सी एक घाटी है और ऑप्शन डी एक पहाड़ी है। तो पल्सर जो है दोस्तों एक तारा है। ठीक दोस्तों, एक तारा होता है पल्सर जो बहुत ज्यादा चमकीला होता है। ठीक दोस्तों, 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये थॉट से है और इस तरह का प्रश्न बहुत ज्यादा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ लिया गया, फिर भी हमने इसको समाहित किया है क्योंकि आप इससे परिचित रहे। जो परिचित है उसके लिए तो सही है, मगर जो परिचित नहीं है उनके लिए यह मुख्य रूप से सामने आ रहा है, तो उससे परिचित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र बनाया था? ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। ठीक दोस्तों, सभी क्षेत्रों में। ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी है टॉलमी, ऑप्शन सी है इराटोस्थनीज और ऑप्शन डी है दोस्तों एनेक्सीमेंडर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है एनेक्सीमेंडर, ऑप्शन डी। 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न कह रहा है किसने भूगोल में स्थान, कार्य एवं परिवार की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? स्थान, कार्य एवं मुख्य रूप से परिवार का संकल्पना का प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन है गिडिज, ऑप्शन बी है डिकिंसन, ऑप्शन सी है डिमांजिया और ऑप्शन डी है लिप्ले। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, लिप्ले। लिप्ले ने स्थान, कार्य एवं परिवार की संकल्पना दिया है, जबकि गिडिज ने स्थान, कार्य एवं लोक का संकल्पना दिया है। ठीक है, भूगोल में जो मुख्य रूप से गिडिज जो है यह प्रादेशिक नियोजन भूगोलवेत्ता है, जबकि लिप्ले एक सामाजिक भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो भारत के भूगोल से संबंधित है दोस्तों। भारत भारत की निम्न से कौन सी नदी घाटी कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है या विश्व विख्यात है? ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन बी है महानदी घाटी, ऑप्शन सी है सोन नदी घाटी और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी घाटी। तो दोस्तों अगर देखा जाए ये जितनी चारों नदी घाटियां ऑप्शन में दिया है इसमें सब में कोयला उत्पादन होता है, मगर इसमें जो दामोदर नदी घाटी है इसमें बहुत ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। लगभग 80% कोयला आपका 70-80% इसी नदी घाटी से होता है, इसलिए यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध कोयला घाटी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए दामोदर नदी घाटी। 20वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न। ये भी दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित है। 20वां प्रश्न कह रहा है समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र बेजिंगम भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन डी है गुजरात और ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों जो बेजिंगम है यहाँ पर भारत का पहला मुख्य रूप से समुद्री बिजली उत्पादन के संबंधित संयंत्र लगाए गए थे जो असफल रहे बाद में। ठीक है, ये है केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों, केरल राज्य में यह लगाए गए थे। तो दोस्तों ये 20वां टेस्ट सीरीज का 20वां क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा, जो बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन था। दोस्तों इसी तरह से मैं जल्द ही आपके लिए एक अगला टेस्ट सीरीज 21वां जल्द मैं आपके सामने लाऊंगा, जिसमें भी मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न महत्वपूर्ण बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन होगा और आपके आगामी ज्ञान जो होंगे उसके लिए एक रणनीति साबित होगा। ठीक दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल RK World 0.2 से आप नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमको लगता है कि हम ही एक ऐसे
हैं जो अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने लाते हैं। हमने भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल देखे हैं जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपको सामने लाते हैं। मगर हम उस तरह के प्रश्न तो लाते हैं, ऐसे नहीं कि इसमें कुछ नहीं पूछा पूछा तो गया होगा, मगर कुछ ऐसे भी प्रश्न लाते हैं दोस्तों, जो कहीं नहीं पूछा गया होगा, मगर आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। यह मेरा आपसे वादा रहा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम उसी प्रश्नों को बार-बार नहीं दोहराता, कुछ नया प्रश्न भी देता है कि आप कहाँ तक तैयार किए हैं। ठीक दोस्तों, इसलिए हम 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम इसमें कुछ नए डालते हैं जो आपके लिए, और भी जो नए डालते हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सभी क्षेत्र से होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक दोस्तों, आप अपनी तैयारी लगातार रखिए। अब देखिए आयोग कब नया डेट देता है एग्ज़ाम कराने के लिए। ठीक दोस्तों, समझो कि आपके लगभग में पीजीटी कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो अध्यक्ष थी कीर्ति पांडे, वह अभी इस्तीफ़ा दे दी हैं। फिलहाल में कार्यवाहक जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए, देखिए क्या करते हैं, कराते हैं कि नए अध्यक्ष आते हैं तो कराते हैं। ठीक दोस्तों, मगर अपना तैयारी बनाए रखिएगा, आपको उसमें ब्रेक नहीं लगाने। अगर ब्रेक लगाएंगे तो हो सकता है कि आप 2-3 प्रश्नों से आप मुख्य रूप से एग्जाम क्रैक न कर पाएँ। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।